दीवानापन एपिसोड 91। अब आगे। इधर दूसरी तरफ कैफे में इस वक्त मैनेजर सभी स्टाफ मेंबर से कुछ बात कर रही थी। आशी भी वहीं पर चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। तभी मैनेजर ने सबसे कहा, तुम सब अपना अपना ध्यान रखो, क्योंकि जो जन्नत के साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि तुम सबके साथ हो। और हम कल जन्नत से मिलने चलेंगे। बेचारी की हालत बहुत खराब है। वो हालांकि बच तो गई है लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रही है। अचानक से आशी के हाथों की मुट्ठियां ये सुनकर बंद हो गई। और फिर तभी अन्नू ने गुस्से के साथ कहा, मैनेजर ये सब कुछ जिस किसी ने भी किया होगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं उसने ऐसी कौन सी दुश्मनी निभाई है मेरी सहेली से। सच में एक बार अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसकी जान ले लूं। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर उसकी बात सुनकर उसे शांत करते हुए बोली, अन्नू मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। और उसकी फैमिली उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रही है। देखना बहुत जल्द जो कोई भी होगा सामने आएगा। और मैंने सुना है कि वो सूर्यवंशी खानदान की मुन्हाबोली बेटी है। वो इतने बड़े खानदान से बिलोंग करती है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह से तो अब उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनकर अन्नू ने अपना सिर हिला दिया। लेकिन तभी आशी ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद हमें आज ही जन्नत से मिलने जाना चाहिए। ये सुनकर मैनेजर ने कहा, हाँ मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे भी एक बार हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि मेरा फ्रैक्चर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ये सुनकर आशी ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह पर उससे मिलने जा सकती हूँ। ये सुनकर मैनेजर ने कहा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? आशी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे कैफे में सिर्फ वही एक थी जिन्होंने मुझसे बातें की थी, मुझसे दोस्ती की थी। वरना यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। और अब जब उनकी ऐसी हालत है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सच में वो लड़की तो बहुत ही कमाल की थी। वो बहुत साफ दिल की थी, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। पर पता नहीं क्यों भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है। अब जैसे मुझे ही देख लो, मैं भी तो एक तरह से अच्छी इंसान थी। मैनेजर के ये कहते ही अन्नू उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी और मन ही मन बोली, आप जैसा घटिया इंसान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। जिस तरह आप जन्नत के साथ बिहेव करते थे उस तरह से तो कोई दुश्मन के साथ भी बिहेव ना करें। लेकिन जब से आपको चोट लगी है तब से आपकी अक्ल ठिकाने आ गई है। लेकिन तभी आशी की आवाज आई, जी हाँ, वो सच में बहुत अच्छी है, इसलिए तो मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ, उनकी हालत देखना चाहती हूँ। इसके जवाब में फिर मैनेजर ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे देता हूँ, तुम मेरे जगह पर उससे मिलने चली जाओ। फिर ये सुनते ही आशी के होठों के कोनों पर एक अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। लेकिन तभी अचानक से अन्नू ने कहा, तुम वहां नहीं जा सकती। ये सुनते ही आशी के भाव बदल गए और वो अन्नू से नासमझी में धीरे से बोली, लेकिन क्यों? इसके जवाब में गुस्से के साथ अन्नू ने कहा, क्योंकि वहां पर अजनबियों की नो एंट्री है। अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो तुम मुझे दे सकती हो, मैं उससे आज मिलने जाऊंगी, मैं उसे दे दूंगी। ये सुनकर आशी अपना मास्क ठीक करते हुए बोली, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, जन्नत मुझे अच्छे से जानती है, इसलिए मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर अन्नू ने गुस्से के साथ कहा, देखो मैं सच कह रही हूँ, वहां पर अजनबी नहीं जा सकते। पहले ही किसी अजनबी की वजह से उसकी ऐसी हालत है, इसलिए उसके मॉम डैड और मिस्टर रिधान ने सख्त मना किया है कि कोई भी बाहरी नहीं आएगा। रिधान का नाम सुनते ही एक बार फिर से आशी के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए और उसने सीरियस आवाज में कहा, लेकिन मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। ये सुनकर अन्नू को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आखिर आशी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। पर तभी मैनेजर ने कहा, अन्नू मुझे पता है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम किसी और को उसके करीब नहीं जाने देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को उसका दोस्त भी नहीं बनने दोगी। जन्नत और आशी की अगर दोस्ती है तो तुम उसे जाने क्यों नहीं देती? ये कहकर वो आशी से बोली, आशी बेटा जाओ, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, तुम जाकर उससे मिल लो। ये सुन आशी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। हालांकि उसने मास्क पहन रखा था लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपना सिर हिला दिया और वहां से दूसरी तरफ चली गई। लेकिन अन्नू आशी को जाते हुए घूर कर देखने लगी और खुद से बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे इस लड़की से कभी एक अच्छी फीलिंग नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इस लड़की के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पर चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस लड़की को जन्नत के ज्यादा करीब जाने नहीं दूंगी। लेकिन इधर दूसरी तरफ
वॉशरूम में आशी ने दरवाजे को अच्छे से अंदर से बंद किया और अपना फ़ोन निकालकर उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया। मास्क हटाते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने कॉल डायल किया। उधर से कॉल पिक हुई तो आशी ने कहा, फिलहाल के लिए वो बच गई है, लेकिन मैं उसे फिर से मारने जा रही हूँ। ये सुनते ही उधर से उस इंसान ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो उसे अच्छे से जहर दिया था ना, तो फिर वो कैसे बच सकती है? इसके जवाब में आशी ने कहा, मुझे नहीं पता वो कैसे बची, लेकिन लगता है इतनी जल्दी वो नहीं मर सकती। आखिर बुरे लोग इतनी भी जल्दी नहीं मरते। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे फिर से मारूंगी। उधर से चिरंजीवी ने कहा, आशी बेटा आप जो भी करना ध्यान से करना, क्योंकि मैंने सुना है वो फिर से सूर्यवंशी खानदान में गई है। इसे सुनकर आशी ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, और अब मैं उसी खानदान में जाकर उसे मारने वाली हूँ। ये सुनते ही उधर से चिरंजीवी ने हैरानी के साथ कहा, क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम उस खानदान में जाओगी गलती से भी? अगर उन सब ने तुम्हारे बारे में जान लिया तो तुम्हें पता भी है क्या होगा? बवाल हो जाएगा। ये सुनकर आशी अपना मास्क देखकर बोली, वो लोग मेरा चेहरा देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा चेहरा मास्क से ढका होगा। लेकिन अगर उन्हें मेरे बारे में पता चलता भी है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सब ने मेरे साथ गलत किया है और सबसे मैं एक एक करके बदला लूंगी। और सबसे पहले मैं उन सब की लाडली बेटी को इस दुनिया से भेजूंगी, क्योंकि जब भी मैं उस जन्नत को देखती हूँ मेरे अंदर नफरत की आग और भी ज़्यादा जल जाती है। ऐसा लगता है कि मैं उसे जान से मार दूं। तभी उधर से फिर चिरंजीवी ने कहा, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना कि रिधान सूर्यवंशी किस तरह का इंसान है? वो किसी शैतान से कम नहीं है। यहाँ तक कि वो जब अपने डैड को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है, फिर तो तुम वैसे भी। ये कहते कहते चिरंजीवी अचानक से रुक गए, लेकिन तभी आशी ने गुस्से के साथ कहा, मुझे उस इंसान से कोई डर नहीं है। मैं वहाँ पर सिर्फ अपना काम करने जाऊंगी और अपना काम मैं इतनी आसानी से करूंगी कि किसी को एहसास भी नहीं होगा। और दुश्मन के घर से कैसे बाहर निकलना होता है ये आपने मुझे पहले से ही सिखाया हुआ है। सो डोंट टी वरी। ये सुनकर फिर उधर से चिरंजीवी ने कहा, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। जाओ और अपना काम करो। ये सुनकर आशी ने फिर कॉल कट कर दिया और अपने मास्क को वापस अपने चेहरे पर लगाकर बिना किसी भाव के साथ बोली, जन्नत, मैं तुम्हें जन्नत पहुंचने आ रही हूँ। लेकिन तभी ये कहकर वो रुकी और फिर से बोली, लेकिन तुम जन्नत नहीं जाओगी। तुमने जो किया है तुम्हें तो उसके लिए जहन्नुम नसीब होगा। ये कहकर आशी मुस्कुराए और वहां से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। इस वक्त जन्नत बेड से टिक करके बैठी हुई थी और भावना उसे अपने हाथों से जूस पिला रही थी। तभी जन्नत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया, जिसे देखकर भावना ने कहा, बेटा तुम अगर ऐसे खाने पीने के लिए मना करोगी तो कैसे ठीक होगी? इसके जवाब में जन्नत ने आंखों से ही कुछ इशारा किया। भावना उसकी बात समझते हुए बोली, हाँ मैं समझती हूँ कि तुम अभी ठीक से कुछ खा पी नहीं पा रही हो और नहीं तुम्हारा दिल कर रहा है कुछ खाने पीने का, लेकिन बेटा डॉक्टर ने तुम्हें सुबह शाम ये जूस जरूर पीने के लिए कहा है। इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स है जिससे तुम्हारे गले को राहत मिलेगी और तुम जल्द से जल्द बोलना शुरू कर दोगी। ये सुनकर जन्नत ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर भावना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं उस इंसान को बद्दुआ दे रही हूँ जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। वो कभी सुखी जीवन नहीं जी पाएगा। उनकी ये बात सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना सिर ना में हिलाने लगी, जिसे देखकर भावना ने गुस्से के साथ कहा, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है बेटा। यहाँ अगर कोई गलत करेगा तो तुम्हें भी उसके साथ गलत करना पड़ेगा। इसलिए तुम उस इंसान के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचने की कोशिश मत करो और अब तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से नीचे चली गई। इधर जन्नत उन्हें जाते हुए कुछ पल तक देखते रही। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने से जन्नत ने फिर से गेट की तरफ देखा, लेकिन वहाँ रिधान को देखते ही जन्नत की एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने रिधान से मुंह फेर लिया, लेकिन रिधान उसके तरफ अपने कदम बढ़ाकर तिरछी स्माइल के साथ बोला, मेरी मॉम को तुमने तो अपने पूरे काबू में ही कर लिया है। बताओ ऐसा कौन सा काला जादू किया तुमने उनके ऊपर? ये सुनकर जन्नत की आंखों में गुस्सा आ गया और वो गुस्से से रिधान को देखने लगी। रिधान इसके जवाब में मुस्कुरा दिया और उसके करीब आकर उसके गले को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हें एक मसाज लेनी चाहिए अपने गले पर, जिससे तुम्हारा गला बहुत जल्द ठीक हो सकता है। मसाज का नाम सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में सवालिया नज़र से रिधान को देखने लगी। रिधान उसकी नज़रों को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला,
मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह की मजाज की बात कर रहा हूँ मैं। ये सुनकर जन्नत अभी भी नासमझी में देखे जा रही थी, लेकिन तभी रिधान नीचे झुका और जन्नत की गर्दन पर अपने होंठ रख दिया और उसके गले पर अपने होठों से रब करते हुए चूमने लगा। ये महसूस करते ही जन्नत की आंखें बाहर ही निकल आए और उसने कसकर रिधान के बालों को पकड़ लिया। रिधान तिरछी स्माइल के साथ उसके पूरे गले को चूमे ही जा रहा था, जिससे न चाहते हुए भी जन्नत की सिसकियां निकालने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज न निकल पाने की वजह से वो सिसकियां उसके गले में घुटकर रह जा रही थी। वो लगातार रिधान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे दूर होने के बजाय रिधान और भी ज्यादा उसके नजदीक आया और उसके गर्दन और गले को अपने होठों से सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम हर रोज मुझसे ये वाला मसाज करवाओगी तो बहुत जल्द तुम बोलने लगोगी और इस मसाज के लिए मैं तुमसे कोई चार्ज भी नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। ये कहकर वो फिर से उसके गले और गर्दन को चूमने लगा। तो वही उसकी सारी बातें सुनकर जन्नत ने अपने दांतों को कसकर पीस लिया और रिधान को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन रिधान लगातार उसके पूरे गले पर किसिस करता रहा। जन्नत अभी भी रिधान को गुस्से से देख रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिधान को खुद से दूर करे तो कैसे करे, और रिधान तो जैसे उसमें पूरी तरह से पागल ही हो गया था। और अभी उनके बीच ये सब कुछ होते हुए 5 मिनट बीते थे कि तभी दरवाजा नॉक होने लगा और भावना की आवाज आई, बेटा तुमसे तुम्हारे कैफे से एक लड़की मिलने आई है, मैं उसे कमरे में भेज रही हूँ। भावना की आवाज जैसी ही जन्नत ने सुना वो एक पल के लिए हैरान हो गई, और वही ये सुनते ही रिधान के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गया। क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए एपिसोड 92। अब आगे। जन्नत ने दूसरे ही पल हड़बड़ाते हुए मन में कहा, रिधान प्लीज दूर हो जाए मुझसे, शायद मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने आए हैं। अगर वो आपको मेरे साथ ऐसे देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, प्लीज रिधान अभी के अभी मुझसे दूर हो जाए। रिधान उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखी भी है तभी वो गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन हाँ अगर तुम उस वैभव खुराना के साथ मिलती हो तो मैं जरूर गलत सोचूंगा, इसलिए तुम उससे मिलने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अभी इस घर में हो, और जैसे ही तुमने इस घर से बाहर जाने के बारे में सोचा वैसे ही तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। ये सुनकर जन्नत कसमसाते हुए रिधान को गुस्से से देखने लगी। वो इस वक्त चिल्लाना चाहती थी और तो और रिधान पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए और रिधान अपनी जगह से उठा सीधे गेट की तरफ जाने लगा। रिधान को ऐसे गेट की तरफ जाते देखा जन्नत और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाए, रुदन को रोकना चाहती थी पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी रिधान के चलते कदम रुक गए और वो जन्नत की तरफ मुड़कर तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे बुला रही हो। क्या बात है, लगता है हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो चुका है। तुम मन में मुझे इतनी गालियां दे रही हो वो भी मुझे पता चल जा रहा है। कहीं तुम्हें असलियत में मैं पसंद तो नहीं हो गया हूँ। जन्नत ने जैसे ही ये सुना वो गुस्से से दांत पीसने लगी और रिधान को देखने लगी। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी रिधान को जिंदा मार दे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और रिधान को वॉशरूम में जाने का इशारा किया। एक बार फिर से वॉशरूम में जाने की बात सुनकर रिधान की भौहें तन गई। उसने कहा, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला, गॉट इट। ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए जन्नत ने मन ही मन कहा, रिधान आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि अनु या कोई भी आपको इस तरह से मेरे कमरे में यहाँ देखे, इसलिए आपको अभी के अभी वॉशरूम में जाना ही पड़ेगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। ये कहते हुए वो आंखों से ही जैसे रिक्वेस्ट करने लगी हो। रिधान उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, अगर मैं वॉशरूम में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। वो दांत पीसते हुए फिर से मन में बोली, आप जैसा फायदा उठाने वाला इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हर एक चीज में आपको अपना फायदा चाहिए। पहले आपने मुझे इतना परेशान कर लिया है, अब पता नहीं आपको क्या चाहिए। तभी रिधान ने हंसते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस रात को मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। जैसे ही जन्नत ने ये सुना उसके कान के पर्दे जैसे फट गए हो और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रिधान को देखने लगी। रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, पर मैं ऐसा भी कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि अभी मुझे उस इंसान को हराना है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें ठीक भी करना है, और तुम ठीक तभी होगी जब मैं तुम्हारे साथ रात को सोऊंगा और तुम्हें किस करूंगा। अभी मैंने कहा ना, मेरी किसिंग तुम्हारी मेडिसिन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ।
ये कहकर वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और वही जन्नत को ऐसा लगा जैसे उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। वो घबराते हुए मन में बोली, नहीं, मेरे साथ नहीं सो सकते। ऐसा नहीं हो सकता, जब ये मेरे करीब आते हैं मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद पर से कंट्रोल खोने लगती हूँ और अगर ये मेरे साथ रात को सोए तो नहीं नहीं। अभी वो ये कहकर घबरा ही रही थी कि तभी फिर से भावना की आवाज़ आई, बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लेकिन तभी अचानक से भावना को कुछ समझ आया और वो बोली, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें बोल नहीं सकती। चलो मैं खुद ही उसे अंदर लेकर आती हूँ। जन्नत ने अब खुद को किसी तरह कंट्रोल किया, दरवाजा खुला और भावना अंदर की तरफ आई। भावना को देखकर जन्नत ने नासमझी में पीछे की तरफ देखा और जैसे ही उसने पीछे से आ रही इंसान को देखा उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और धीरे से उसने मन में कहा, आशी। आशी अपने चेहरे को पूरी तरह मास्क से कवर कर चुकी थी और उसकी आंखों पर भी बड़े बड़े लेंस के चश्मे लगे हुए थे, जिससे उसका चेहरा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। सिर्फ जन्नत ही उसे पहचान पा रही थी। आशी को देखकर जन्नत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वही आशी के हाथ में फ्रूट बॉक्स और फ्लावर था। वो उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ी तो भावना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा देखो ना, तुमसे मिलने तुम्हारी दोस्त आई है। ये बहुत ही प्यारी है, मुझे इससे बात करके बहुत सुकून मिल रहा था। अब तुम भी उससे बात करो। ये कहकर भावना ने एक नज़र आशी को देखा। आशी को देखकर उन्हें अपने सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इधर उनके जाने के बाद जन्नत ने आशी को सवालिया नज़रों से देखा तो आशी स्माइल के साथ उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे आंटी ने बताया कि तुम अभी बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आंखों से तुम्हारी सारी बातें समझ लूंगी और ज़रूर तुम पूछना चाहती हो कि मैं यहाँ कैसे आई। एक्चुअली कैफ़े में तुमसे मिलने जाने की बात चल रही थी। मैनेजर को आज हॉस्पिटल जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर मुझे भेज दिया। जब जन्नत ने ये सुना तब उसने अपना सिर हिला दिया और फिर आशी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रे भी कर रही हूँ। ये सुनकर जन्नत ने उदासी के साथ अपना सर नीचे झुका लिया, जिसे देखकर आशी उसके हाथ को पकड़कर बोली, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा उदास होगी, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है तब से मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर इतना घटिया काम कौन कर सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छा होता है भगवान उसके साथ बुरा बुरा कभी नहीं करते। ये सुनकर जन्नत के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन आशी ने मन में उसे देखते हुए हंस कर कहा, सही कहा मैंने, जो अच्छा होता है भगवान उसके साथ बुरा कभी नहीं करते और जो बुरा होता है भगवान उसी के साथ बुरा कहते हैं। जैसे कि तुम एक बुरी लड़की हो, इसीलिए भगवान तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। ये कहकर आशी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। तभी उसने अपने पॉकेट से कुछ निकाला और उसे देते हुए बोली, ये मैंने तुम्हारे गले के लिए खास लिया है। इसे तुम अपने गले पर मालिश करोगी तो तुम्हारे गले को बहुत आराम मिलेगा और शायद जल्दी रिकवरी हो जाएगी। ये सुनकर जन्नत ने हिचकिचाते हुए अपना सर ना में हिला दिया, लेकिन आशी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है तुम ये सोच रही होगी कि मुझसे तुम ये नहीं ले सकती ना, क्योंकि पहले मैं बहुत गरीब हूँ और फिर मैंने ये सब कुछ कैसे खरीदा होगा। तो तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी वजह से मुझे ये नौकरी मिली और तुम्हें कैसे मैं मेरा ख्याल रखती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मैंने नेटवर्क सर्च करके ली है, तो मैं इसे यूज़ करोगी तो तुम्हें फ़ायदा होगा। उसके इतना कहने से आखिर में जन्नत ने अपना सर हिला दिया और उसने उस बोतल को ले लिया। इसके बाद आशी ने स्माइल के साथ कहा, अब तुम रेस्ट करो, मैं फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगी। ये सुनकर जन्नत ने स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया, जिसके बाद आशी वहां से उसे एक नज़र देखने लगी और फिर चारों तरफ कमरे को घूरने लगी और नीचे चली गई। इधर उसके जाने के बाद जन्नत ने उस तेल को देखते हुए मन ही मन कहा, आशी मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर आई है, मुझे इस लगा लेना चाहिए। ये कहते हुए उसने उस तेल को सीधे अपने गर्दन की तरफ मालिश करने लगी। इधर दूसरी तरफ नीचे आशी चारों तरफ देखते हुए जा रही थी और उसने मन ही मन कहा, बहुत जल्द ये घर बर्बाद होगा। लेकिन तभी अचानक से उसके कान में आवाज़ गई, बेटा क्या तुम हमारे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? भावना की आवाज़ सुनते ही आशी के चलते कदम रुक गए। उसके हाथों की मुठ्ठियां बंद हो गई और वो अपनी नफरत भरी नज़रों से भावना को देखकर बोली, नहीं, मैं कुछ खाना पीना पसंद नहीं करती, खासकर अनजान के घर में। भावना जिसके चेहरे पर स्माइल थी, अचानक से आशी की ये बात सुनकर उनकी स्माइल गायब हो गई और वो ना समझी। मैं बोली, बेटा पर तुम तो जन्नत की दोस्त हो ना, और जन्नत की दोस्त इसका मतलब इस घर की
तभी आशी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं सिर्फ जन्नत की दोस्त हूँ, इसके अलावा मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस घर के मौजूद इंसानों से। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गई और वही भावना उसे जाते हुए बस हैरानी के साथ देखते रह गई। उसने खुद से कहा, पता नहीं क्यों पर लड़की मुझे बहुत ही अजीब लगी, लेकिन जब ये यहाँ पर थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसके साथ थोड़ा और वक्त बिताऊं, पर ऐसा क्यों हो रहा था? शायद जन्नत की दोस्त है इसलिए, लेकिन अनु के साथ तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती, तो फिर इसी लड़की के साथ मुझे ऐसा क्यों लगा? अभी वो ये सच में खड़ी थी कि तभी पीछे से तन्मय ने आते हुए कहा, क्या हुआ भावना, तुम क्या सोच रही हो? इसके जवाब में अपना सरना में हिलाते हुए फिर भावना ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं ही सोच रही थी कि जैसे ही जन्नत की तबीयत ठीक होगी हम वापस अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर रहकर अब हमारी बेटी के साथ कुछ और भी बुरा हो। ये सुनकर तन्मय ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर देखते ही देखते रात हो गई थी और जन्नत इस वक्त बेड पर बहुत ज्यादा कसमसा रही थी और लगातार अपने गर्दन गले को ही खुजलाए जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये मेरे गले को क्या हो गया है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने गले को इतना खुजला हूं कि मेरा गला ही कटकर बाहर आ जाए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कहीं किसी दवा ने रिएक्शन तो नहीं कर दिया? मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? दवा को तो खुद मानिक ने लिखा था और उनकी मेडिसिन कभी गलत नहीं हो सकती। ये कहते हुए जन्नत अभी भी लगातार अपने गर्दन को खुजलाए जा रही थी। तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज को सुनकर उसने गेट की तरफ देखा। रिधान अपने नाइट आउटफिट में अंदर की तरफ बढ़ रहा था। रिधान को देखते ही जन्नत को एक सुकून सा मिला और वो तुरंत अपनी पलकें लगातार झपकाते हुए मन में बोली, रिधान प्लीज जल्दी मेरे पास आइए, मुझे इसमें बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज रिधान जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मर जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से अपने गर्दन को लगातार खुजलाने लगी। वही रिधान ने जब उसकी ऐसी हरकत को देखा तो उसकी एक्सप्रेशंस बदल गए। वो उसकी की तरफ बढ़ा और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया, जिसे देखकर जन्नत अपने दोनों हाथों को लगातार छुड़ाने लगी क्योंकि उसे खुजली हो रही थी और उसे खुजलाना था। लेकिन जब रिधान ने उसके गर्दन को देखा तो उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह डार्क हो गए और वो अपने दांतों को भेजते हुए बोला, ऐसा क्या किया था तुमने अपने गले के साथ? या फिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था तुमने अपने गले के साथ कि तुम्हारे गले की हालत ऐसी हो गई है? ये सुनते ही जन्नत की आंखों में देखे देखे आंसू आ गए और वो रोते हुए बस चुपचाप बैठी रही। तभी रिधान ने उसके गर्दन को धीरे से अपने हाथों को टच किया। रिधान के ठंडे हाथ जैसे ही जन्नत को अपने गर्दन पर महसूस हुई, उसने तुरंत रिधान के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपने गर्दन की तरफ घुमाने लगी। ये देखकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, ये क्या कर रही हो तुम? इसके जवाब में जन्नत ने बस अपना सरना में हिला दिया और अपनी आंखें बंद करके रिधान के हाथों को अपने गर्दन पर सहलाने लगी। उसे सब बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। रिधान उसे कुछ पल तक देखकर और फिर गुस्से से अपने हाथ पीछे खींचते हुए बोला, तुमने ऐसा क्या किया अपने गर्दन के साथ? साफ साफ बताओ मुझे, क्योंकि तुम्हें रसेश हो रहे हैं। इस तरह से तो पूरे बॉडी में तुम्हें रसेश हो जाएंगे। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपना सर ना में हिलाने लगी। रिधान ने गुस्से के साथ कहा, साफ साफ मेरी बातों का जवाब दो, क्योंकि जब मैं यहाँ से चला गया था तब तुमने ऐसा क्या किया था अपने साथ? ये सुनकर अब जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आया कि उसने आशी का दिया हुआ तेल मसाज किया था और उसके कुछ देर बाद से ही उसके साथ ऐसा हुआ था। जिसे याद करते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने पिल्लों के नीचे से वो तेल निकाल कर रिधान की तरफ बढ़ा दी। रिधान ने उस तेल को देखा। उस तेल को कुछ पल तक देखते रहने के बाद उसने उस तेल के लेवल को हटा दिया। जन्नत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस लेवल के हटते ही उसके नीचे एक और लेवल था, जिसे देखते ही रिधान के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए, लेकिन जन्नत बिल्कुल शॉक हो गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।